नमस्कार दोस्तों, कुलवंत क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान की आहड़ सभ्यता पढ़ेंगे और पिछली क्लास में हमने कालीबंगा सभ्यता को डिटेल से समझा था और इस क्लास में हम आहड़ सभ्यता को भी डिटेल से समझेंगे। देखो दोस्तों, कोई भी टॉपिक हो उसको डिटेल से समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा, तो क्लास लेने के अर्थ क्या निकलेगा। इसलिए ये जितनी भी क्लास हैं वो डिटेल से हैं ताकि आपको समझ में आए। और यदि आपको शॉर्ट से ही पढ़ना हो तो बुकें काफ़ी हैं, बुकों से भी हम शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं वैसे। तो इन सभी क्लासों को हम डिटेल से समझें। तो आज आहड़ सभ्यता को शुरू करते हैं। तो आहड़ सभ्यता की ट्रिक क्या है इसको समझते पहले कि आहड़ में अपोलो लाजमी मिला है। अपनी जो आहड़ सभ्यता है उसमें अपोलो देवता का चित्र है। तो जो अपोलो देवता का चित्र है वो केवल आहड़ सभ्यता में ही मिलता है, और राजस्थान की कौन सी भी सभ्यता देख लो आप, उसमें अपोलो देवता का चित्र नहीं मिलता। तो लाजमी मतलब जरूर, अपन कह देते हैं हिंदी में लाजमी को जरूर कह देते हैं। तो आहड़ में अपोलो लाजमी मिला है, मतलब कि जरूर आहड़ में ही अपोलो मिलेगा। तो आ से हो गया आहड़ या आयड़ नदी, जिसे बेड़स नदी भी कहते हैं अपन। और आ से अघाटपुर भी है, ये इसका पुराना नाम है आहड़ का। 10वीं 11वीं शताब्दी में अघाटपुर नाम था इसका आहड़ का। और आ से 8 स्तर मिले हैं इस सभ्यता के। और आगे एच, एच से क्या होगा, एच डी सांकड़िया, इन्होंने उत्खनन किया था 1961-62 में। और ए से क्या हो गया, अक्षय कीर्ति व्यास, इन्होंने खोज की थी 1953 में। ए से दूसरे क्या है, अग्रवाल, ये कौन थे, आर सी अग्रवाल इनका पूरा नाम है। और इन्होंने उत्खनन किया था 1954 में आहड़ का। और डी से क्या होगा, डी से धूलकोट, ये आहड़ का प्राचीन नाम है धूलकोट। स्थानीय भाषा में इसको आहड़ को धूलकोट भी कहते हैं। धूल मतलब मिट्टी, कोट मतलब टीला। अपोलो मतलब अपोलो देवता का चित्र मिला है यहाँ से, यूनान का है अपोलो देवता। अब हम लाजमी को समझते हैं। लाजमी के एल से क्या होगा, एल से होगा लेपिस लाजुली पत्थर, ये ईरान का पत्थर है जो आहड़ से मिला है। और जी से क्या होगा, जी से होगा गोपीनाथ शर्मा, इन्होंने समय बताया था आहड़ का 1900 से 1200 ईसा पूर्व, ये समय है आहड़ सभ्यता का। और जी से दूसरा क्या होगा, गोरे या कोठे, ये क्या चीज है कि आहड़ से मिट्टी के बड़े बर्तन मिले हैं अनाज रखने वाले, तो उन्हें गोरे या कोठे कहा जाता है। और ये एम से क्या होगा, एम से, एम से होगा मृतकों का टीला। आहड़ को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभ्यता 8 बार बसी थी और 8 बार उजड़ी थी, इसलिए इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। और एम से एक ये भी हो सकता है कि मुद्राएं मिली, किसकी मुद्राएं मिली, 6 मुद्राएं तांबे की। और एम से मोहरे,
तो 3 मोहरें भी मिली थी यहाँ से। तो ये आहड़ सभ्यता का ट्रिक था। अब इसको डिटेल से समझते हैं, तो आगे चलते हैं। ये आहड़ सभ्यता है, ये मैप है आहड़ सभ्यता का। ये जो आ रही है नदी, ये वाली यहाँ पे, ये आयड नदी है, ये चिन्ह है ना ये वाला, ये आयड नदी है। ये यहाँ से आगे इस प्रकार जा रही है। तो ये आयड नदी है और इसके पूर्वी भाग में ये आहड़ सभ्यता थी। तो ये तो वो पुरातात्विक स्थल है यहाँ पे इस घेरे के बीच में, और ये वाला म्यूजियम है यहाँ पे, आहड़ का म्यूजियम है ये। अब इसको आगे देखते हैं। ये दूसरा मैप है इसका आहड़ का। ये तो आहड़ है सभ्यता है वो, और ये उदयपुर का बस स्टैंड है, मेन बस स्टैंड। ये पिछोला झील है यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो इस प्रकार है ये। उदयपुर शहर से ये पूर्वी दिशा में एक गांव था आहड़, तो वहां पे ये सभ्यता मिली है। और ये बनास नदी है, ये यहाँ से इस प्रकार, ये आगे चंबल में मिल जाती है यहाँ पे। तो इसके पास में ये आहड़ है, ये पहले वाला। ये बालाथल है इसके किनारे, बनास नदी के किनारे। ये गिलुंड है। तो आहड़ को बनास संस्कृति भी कहते हैं क्योंकि ये बनास नदी के किनारे हैं। और ये जो उत्खनन में जो क्षेत्र मिला था टीलों के नीचे, वो क्षेत्र है ये। अब सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं अपन। उदयपुर शहर के पूर्वी दिशा में ये आहड़ नदी है, जिसको बेड़च या आयड़ नदी भी कहते हैं। और इस आहड़ नदी के किनारे एक 4000 वर्ष पुरानी ताम्र पाषाण युगीन ग्रामीण सभ्यता मिली है। क्योंकि ये जो आहड़ था, ये उदयपुर के पास में एक गांव है, उदयपुर के पूर्वी दिशा में। उस गांव के पास में ही आहड़ नदी के किनारे 500 मीटर क्षेत्रफल में फैला एक टीला मिला है। उस टीले के नीचे ही मतलब ये ग्रामीण सभ्यता प्राप्त हुई है, जिसको स्थानीय भाषा में धूलकोट कहा जाता है। धूल यानी कि मिट्टी, और कोट का मतलब टीला, तो स्थानीय लोग इसको धूलकोट भी कहते हैं। आगे देखते हैं हम इसको। खोज किसने की? सर्वप्रथम 1953 में अक्षयकृति व्यास ने। ये हमने ए से अक्षयकृति व्यास माना था ट्रिक में, जो हमने ट्रिक पढ़ी थी आहड़ की अभी, उसमें ए से अक्षयकृति व्यास माना है। और कालीबंगा सभ्यता में भी हमने ए से अमलानंद घोष माना है। तो इन दोनों का डिवाइड कैसे करोगे आप? पहचानो कैसे कि अक्षयकृति व्यास ये आहड़ से संबंधित है और अमलानंद घोष कालीबंगा से संबंधित है। तो इसका एक ट्रिक है कि अम्ल क्या होता है? काले रंग का होता है। तो काले रंग का होता है इसलिए वो कालीबंगा से संबंधित है। और जो मेवाड़ का राजघराना था, वो राजस्थान का अक्षय राजघराना था। तो इसलिए अक्षयकृति व्यास किससे संबंधित है? आहड़ से। तो ये आप इस प्रकार याद कर सकते हो इसको। आगे देखते हैं। उत्खनन किसने किया? 1954 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल जी ने। ये है RC अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। आगे देखते हैं अब। और विस्तार से उत्खनन किसने किया था? तो डेक्कन कॉलेज पूना, मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया एवं पुरातत्व व संग्रहालय विभाग राजस्थान द्वारा HD सांकलिया, जिसे हंसमुख धीरजलाल सांकलिया भी कहते हैं अपन, के निर्देशन में सन 1961-62 में किया गया। तो जो संस्था थी वो कौन सी थी? डेक्कन कॉलेज पूना, मेलबर्न विश्वविद्यालय और पुरातत्व विभाग राजस्थान, इनके द्वारा करवाया गया और HD सांकलिया के निर्देशन में करवाया गया। ये है HD सांकलिया। और ये श्री PL चक्रवर्ती जी है, ये निबंध लेखक है। और इनका क्या योगदान था कि जो ये पूरा अभियान रहा था HD सांकलिया जी के नेतृत्व में, इस पूरे उत्खनन के अभियान में जो राजस्थान शासन की ओर से भाग ले रहे थे वो PL चक्रवर्ती जी थे, राजस्थान सरकार की ओर से
पी.एल. चक्रवर्ती योगदान दे रहे थे। और आहड़ सभ्यता का समय कितना है, तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी के अनुसार 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक आहड़ सभ्यता का सही समय है। आगे देखते हैं अब। और आहड़ सभ्यता को 2 कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला कौन सा है, ताम्रयुगीन, क्योंकि यहाँ से तांबे के काफी औजार मिले हैं। और दूसरा कौन सा है, लोहयुगीन। तो ये 2 कालखंड है इस सभ्यता के। और उपनाम क्या क्या है इस सभ्यता के, तो आहड़ संस्कृति भी कहते हैं इसको, बनास संस्कृति भी कहा जाता है इसको, क्योंकि बनास और उनकी सहायक नदियों के किनारे पे है ये सभ्यता, इसलिए बनास संस्कृति भी कहते हैं। अघाटपुर या अघाट दुर्ग भी कहते हैं, तो इसका नाम था 10वीं-11वीं शताब्दी में अघाटपुर। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो मेवाड़ की बोलचाल की भाषा थी उसमें इसको आहड़ कहने लग गए। और काले व लाल रंग की मर्दबाण संस्कृति भी कहा जाता है, इसको कृष्ण लोहित मर्दबाण संस्कृति भी कहते हैं। और इंग्लिश में ब्लैक एंड रेड वेयर संस्कृति भी कहते हैं। आगे देखते हैं, इसको ताम्र सभ्यता भी कहते हैं, ताम्र नगरी भी कहते हैं, ताम्रवती नगरी भी कहते हैं, और तांबावती भी कहते हैं इसको। धूलकोट भी कहते हैं, यानी मिट्टी का टीला। मृतकों का टीला भी कहा जाता है, क्योंकि ये 8 बार बसी थी और 8 बार उजड़ी थी, इसलिए। उत्तरी राजस्थान में जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम सीमा पे थी, उस समय या उसके कुछ समय पश्चात जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, वहाँ पे एक नई सभ्यता का उदय हो रहा था, जिसको पुरातत्वविद H.D. सांकलिया ने आहड़ या बनास संस्कृति नाम दिया। और इसको आहड़ संस्कृति क्यों कहा गया कि जो उदयपुर नगर था उसके पूर्वी भाग में ये आहड़ गांव था एक, इस गांव में ये संस्कृति मिली है, इसलिए इस संस्कृति को आहड़ संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखते हैं। और ये जो आहड़ सभ्यता है ये दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की कांस्य युगीन संस्कृतियों का मुख्य केंद्र था, या यूँ कह सकते हैं कि जो ये दक्षिण पश्चिमी राजस्थान है, इस दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में जितनी भी कांस्य युगीन संस्कृतियां मिली है, सभ्यताएं मिली है, उनका मुख्य केंद्र आहड़ था। आगे देखते हैं अब। ये आहड़ सभ्यता है ये कौन सी नदियों के किनारे फैली हुई है, या अपन यूँ कह सकते हैं कि जो बनास संस्कृति है वो किन किन नदियों के किनारे फैली हुई है, तो उनमें बनास, बेड़च, वागन, गंभीरी, कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में ये सभ्यता फैली हुई है आहड़। और इसको बनास संस्कृति क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इसके जो पूरा स्थल मिले हैं, लगभग 50 पूरा स्थल अब तक मिल चुके हैं। ये 50 पूरा स्थल इस बनास नदी के तटों और घाटियों में फैले हैं, इसलिए इस संस्कृति को बनास संस्कृति कहा जाता है। और जो ये लगभग 50 पूरा स्थल मिले हैं, इनमें आहड़, गिलुंड, बालाथल और ओजियाना, इनका उत्खनन हो चुका है अभी तक। और इस संस्कृति की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। कौन सी? एक तो ये आहड़ के लोग थे, ये धातुकर्मी थे, या अपन यूँ कह सकते हैं कि ये तांबे के औजार वगैरह बनाते थे। दूसरे क्या है कि यहाँ पे जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो काले व लाल रंग के मिले हैं, इसलिए काले व लाल रंग की मर्दबाण संस्कृति भी कहा जाता है। तो ये काले व लाल रंग के मर्दबाण मिले, ये भी इसकी विशेषता है। आगे देखते हैं अब। जो आहड़ सभ्यता है उस आहड़ सभ्यता से एक प्रकार के मनके मिले हैं और एक तकली मिली है जिसके नीचे चक्के लगे हुए हैं। तो उन चक्कों की जो बनावट है वो जो पश्चिमी एशिया है वहाँ के टर्की व ईरान से 2000 ईसा पूर्व की कुछ वस्तुएं मिली हैं जो तकली और मनकों जैसी है। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि जो आहड़ के लोग थे वो पश्चिमी एशिया के लोगों से या तो प्रभावित थे, मतलब उनके विचारों से प्रभावित थे, या उनसे आहड़ वालों का संबंध था। तो ये अनुमान लगाया जाता है। और जो अपनी ये
आहड़ सभ्यता है, इसको ताम्र सभ्यता या ताम्र नगरी या ताम्रवती या तांबावती नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि तांबे के औजारों के निर्माण का मुख्य केंद्र होने व तांबे के औजारों एवं उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग की वजह से इस आहड़ सभ्यता को ताम्र सभ्यता या ताम्र नगरी या तांबावती या ताम्रवती भी कहा जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। आहड़ के उत्खनन से मिली सामग्री, ये गलत लिखा गया, यहाँ आहड़ आएगा। तो कौन सी सामग्री मिली है यहाँ से? तो सींग वाले पशु, मेंढा, गेंडा, हाथी, कुत्ते, पक्षी, मनुष्य, इनके मिट्टी के खिलौने मिले हैं इस प्रकार के। और मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कलश भी मिले हैं इस प्रकार के, बिना हाथों के ये बर्तन मिले हैं इस प्रकार के। आगे टूंटी लगी हुई है इस प्रकार की। और पत्थर की गेंदें मिली हैं इस प्रकार की। और मैल उतारने के जावे मिले हैं इस प्रकार के, ये एडियो वगैरह के मैल उतारते हैं वो इस प्रकार के मिले हैं। और शंख व पक्की मिट्टी से बनी चूड़ियाँ मिली हैं इस प्रकार की, ये शंख की चूड़ियाँ हैं, ये पक्की मिट्टी की चूड़ियाँ हैं। और तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, तांबे की कलाकृतियाँ व तांबे की चदरें मिली हैं इस प्रकार की, ये यहाँ पे दी हुई है। और इसके अलावा तांबे की सुरमे की सलाइयाँ भी मिली है, तांबे की बनी हुई। ईंटें मिली हैं इस प्रकार की, ये इस प्रकार की ईंटें होती थी उस काल में, कच्ची ईंटें हैं ये। और अन्य वस्तुएं भी मिली है इस प्रकार की, ये वस्तुएं भी मिली है। और ये अनाज रखने के बर्तन, बड़े बर्तन थे ये, जिन्हें गोरे या कोठे कहा जाता है। और इस प्रकार के घड़े भी मिले हैं, मिट्टी के बर्तन। ये इस पे नोट करना, ये ग्लेज प्रक्रिया होती है, उससे चमकीला बनाया जाता है इस प्रकार का। और इस प्रकार के मटके मिले हैं जिसपे काले रंग की चित्रकारी की हुई है और लाल रंग के मटके हैं, तो वह काले व लाल रंग की मर्दबाण संस्कृति है ये। और यहाँ से पक्की मिट्टी, अर्ध बहुमूल्यवान पत्थर व शंख के मनके मिले हैं इस प्रकार के। और इसके अलावा 26 किस्म के मणिये भी मिले हैं यहाँ से। और लोहे के पुरावशेष भी मिले हैं इस प्रकार के। और मिट्टी के पात्र मिले हैं इस प्रकार के, ढक्कन वगैरह। और पूजा पात्र भी मिले हैं इस प्रकार के, ये इस प्रकार के। और इस प्रकार के चूल्हे भी मिले यहाँ से, सामूहिक चूल्हे इस प्रकार के। और ये अनाज पीसने का पत्थर भी मिले हैं यहाँ से। और इसके अलावा 6 तांबे की मुद्राएं मिली हैं, 3 मोहरें मिली हैं, तस्तरियाँ भी मिली है यहाँ से, धूपदानियाँ मिली है, कटोरियाँ मिली हैं। और मिट्टी से बनी वर्षभ मूर्ति, मतलब बैल की मूर्ति मिली है, जिसे बनाशियन बुल कहा जाता है, जिसे टेराकोटा से बनी वर्षभ मूर्ति भी कहा जाता है। तोल के बाट व माप भी मिले हैं यहाँ से। और यहाँ से जो तोलने के बाट वगैरह मिले हैं, उससे अनुमान लगाया जाता है कि जो यहाँ का व्यापार था, व्यापार वाणिज्य, वो उन्नत किस्म का था, या अपन यूँ कह सकते हैं कि जो व्यापार था वो उन्नत था। और यहाँ से एक पत्थर मिला है, लेपिस लाजुली, जो ईरान से भी प्राप्त हुआ है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि जो आहड़ सभ्यता थी उसका बाह्य सभ्यताओं से संपर्क था। आगे देखते हैं अब उत्खनन के स्तर। तो जो आहड़ सभ्यता है उसके उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। और यहाँ जो उत्खनन हुआ था उससे 8 स्तर मिले थे। और जो चौथा स्तर था उससे तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। आहड़ के उत्खनन से पता चलता है कि जो मानव की यहाँ प्रारंभिक बसावट थी उससे लेकर 18वीं सदी तक यह बस्ती कई बार बसी और कई बार उजड़ी। अब आगे देखते हैं। आहड़ सभ्यता में जो 8 स्तर मिले हैं, इन 8 स्तरों को 3 चरणों में डिवाइड किया गया है। और 3 चरणों में क्यों डिवाइड किया गया है कि जो ये 8 स्तर थे इनमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मिली हैं। इन वस्तुओं के आधार पर आहड़ सभ्यता को 3 चरणों में डिवाइड किया गया है। तो पहले चरण में कौन सी वस्तु मिली है? तो स्फटिक या क्वार्टजाइट के उपकरण प्राप्त हुए यहाँ से।
और यहाँ जो मकान थे उन मकानों की दीवारों की रक्षा हेतु स्फटिक के बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। और इस चरण में स्फटिक के पत्थरों से औजार भी बनाते थे और उन औजारों का उपयोग छीलने, छेदने व काटने हेतु किया जाता था। और पत्थर के गोले, गदाएं, औंकलियां मिली है यहाँ से। आगे देखते हैं द्वितीय चरण में क्या क्या मिला है। तो ताम्र, कांस्य और लोहे युग के उपकरण प्राप्त हुए हैं यहाँ से। और तांबे के उपकरण कौन से प्राप्त हुए हैं, तो उनमें कुल्हाड़ियाँ, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ आदि प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए हैं। और तांबे के उपकरण दूसरे चरण से ज्यादा मिले हैं। इसका कारण क्या है कि यहाँ जो आर्य सभ्यता है इसके निकट तांबे की खानें थी, तो उन तांबे की खानों की निकटता के कारण तांबे के उपकरण यहाँ ज्यादा मात्रा में मिले हैं। और ताम्र युग के बाद कौन सा युग आया, लोहा युग। तो तांबे के साथ साथ इन्होंने लोहे युग में लोहे के उपकरणों का भी प्रयोग किया और लोहे की बनी कुल्हाड़ियाँ, चाकू, अंगूठियाँ आदि प्राप्त हुई यहाँ से। तृतीय चरण, तो तीसरे चरण में क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, तो मर्द बांड संबंधी सामग्री प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुई है। तो तीसरे चरण में केवल मर्द बांड संबंधी सामग्री ही प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं अब निवासी। तो निवासी किस प्रकार के थे इस सभ्यता के, तो जो आहर था वो पूरा ऐतिहासिक काल का एक ऐसा केंद्र था जिसको बाहर से आए हुए लोगों ने बसाया था। और मनुष्य का बसने का कारण क्या था यहाँ पे, तो एक तो थी घना जंगल जिसके कारण शिकार वगैरह मिल जाते थे आसानी से। दूसरा, सिंचाई व पीने के लिए पानी उपलब्ध था यहाँ पे। तीसरा, घर बनाने के लिए पत्थर वगैरह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था यहाँ पे। और जो भूमि थी वो उपजाऊ थी यहाँ की। और इसके अलावा जो औजार वगैरह बनाते थे ये लोग, उसके लिए तांबा यहाँ उपलब्ध था। और अन्य कारण क्या थे यहाँ बसने के, तो अधिक वर्षा थी इस एरिया में और साल भर नदियां बहती रहती थी, जिसके कारण क्या था कि यहाँ जो अनाज वगैरह होता था वो प्रचुर मात्रा में होता था। तो ये सभी कारण थे यहाँ बसने के मनुष्य के। और इस सभ्यता के जो लोग थे वो धातु कर्म का अच्छा ज्ञान रखते थे, या अपन यूँ कह सकते हैं कि जो धातुओं की औजार वगैरह थे वो अच्छी तरह बना लेते थे ये लोग। आगे देखते हैं अब सामाजिक जीवन एवं आवास किस प्रकार का था इन लोगों का। तो ये ग्रामीण संस्कृति थी आर्य सभ्यता, और इस सभ्यता के लोग संयुक्त परिवार में रहते थे। और यहाँ के लोग जो वस्तुओं का निर्माण करते थे वो अपने गांव में ही कर लेते थे, और वस्तुओं के लिए जो कच्चा माल चाहिए था वो आसपास के क्षेत्र से इन्हें मिल जाता था। और 2000 ईसा पूर्व के लगभग ये लोग यहाँ आए, या अपन यूँ कह सकते हैं कि ये जो आर्य संस्कृति है ये 4000 साल पुरानी है। और जब ये लोग यहाँ आए तो इनको यहाँ पत्थर वगैरह प्रचुर मात्रा मिला, और उन पत्थरों की इन्होंने नींव भर के आवासों का निर्माण किया। और इनके मकानों में आंगन वगैरह होते थे, या आंगन की जगह खुला स्थान होता था, और गली रखने की भी व्यवस्था थी इस संस्कृति में। और पक्की ईंटों का उपयोग इस सभ्यता में नहीं हुआ। और यहाँ के मकान थे वो बड़े थे और चौकोर मकान थे, और दीवारें मिट्टी की ईंटों की बनाई जाती थी। और जो मिट्टी की ईंटें होती थी वो धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटें होती थी, और इन कच्ची ईंटों के साथ ये लोग पत्थरों का भी प्रयोग करते थे। और आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत व सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्टज के टुकड़े व चिप्स का सम्मिश्रण प्रयोग करते थे। और ये लोग बड़े कमरों को बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर छोटे छोटे कमरों में विभाजित कर देते थे। और जो मकानों की छतें होती थी वो बांस व केलू से बनी होती थी। केलू इस प्रकार का होता है, घास फूस, बांस, बल्लियों, इन चीजों से जो छतें होती थी वो हल्की वजन की रखते थे ये लोग, और दोनों ओर से ढलवां होती थी, इस प्रकार की ढलान होता था छत पे। आगे देखते हैं अब। और मकानों में यहाँ फर्श मिले हैं वो काली चिकनी मिट्टी और पीली मिट्टी को मिलाकर बनाए जाते थे।
और जो यहाँ पे मकान मिले हैं वो अधिकतर आयताकार थे और पर्याप्त लंबे होते थे, और इन्हें बीच में दीवार खड़ी करके अनेक खंडों में बांट देते थे ये लोग। और एक और का खंड ये रसोई के रूप में उपयोग करते थे। यहाँ पे एक रसोई में एक साथ 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं, जो संयुक्त परिवार की व्यवस्था को दर्शाता है, तथा एक चूल्हे पे मानव हथेली के अवशेष मिले यहाँ से। और यहाँ से गंदे पानी की नालियों के प्रमाण भी मिले हैं, और मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों के भवन मिले हैं, वो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। और इस प्रकार के चूल्हे मिले यहाँ से, सामूहिक चूल्हे। आगे देखते हैं अब खाद्यान्न एवं खान पान। तो खाद्यान्न एवं खान पान किस प्रकार का था इन लोगों का। आहड़ के आवासों में 2-3 कमरों के साथ एक रसोई होती थी, और रसोई में 2-3 मुंह वाले चूल्हे, पीसने हेतु बलुए पत्थर के सिलबट्टे होते थे, और रसोई के पास में ही मछली, कछुआ, भेड़, बकरी, हिरण, भैंसा, मुर्गी, ये हिरण दोबारा आ गया, सुअर तथा गाय आदि की हड्डियां मिली हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि आहड़ के लोग शाकाहारी के साथ साथ मांसाहारी भी थे। और जो यहाँ से एक साथ 4 से 6 चूल्हे मिले हैं, वो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य हैं, जिसे अनुमान लगाया जाता है कि या तो ये चूल्हे संयुक्त परिवार के लिए उपयोग करते थे, या कोई सामूहिक भोजन विधि थी उसके लिए उपयोग करते थे। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आहड़ के निवासी कृषि से परिचित थे, अर्थात ये लोग खेती करते थे। पुरातत्वविद विष्णु मैत्रेय ने क्या बताया कि जो आधुनिक देहरादून है उसके जो लंबे चावल है, उसी प्रकार के चावल आहड़ से मिले हैं, अर्थात आहड़ से जो चावल मिले हैं वो उच्च कोटि के चावल हैं। और ये लोग जो खाद्यान्न के रूप में किस किस फसल का उपयोग करते थे, तो जो बाजरा, गेहूं, ज्वार एवं चावल, इन फसलों का उपयोग खाद्यान्न के रूप में करते थे। आगे देखते हैं आभूषण। तो आभूषण किस प्रकार के मिले यहाँ से। पक्की मिट्टी, अर्ध बहुमूल्यवान पत्थर जैसे कि गोमेद, मूंगा, स्फटिक व शंख के मणकों के लड़ियों वाले हार व मालाएं प्राप्त हुई यहाँ से। और इसके अलावा मिट्टी एवं तांबे से बने कर्णाभूषण एवं चूड़ियां प्राप्त हुई यहाँ से। आर्थिक जीवन किस प्रकार का था इन लोगों का। तो ये लोग आर्थिक जीवन के लिए कृषि, पशुपालन, ताम्रकला, मृৎपात्र कला, व्यापार एवं वाणिज्य आदि पर निर्भर थे ये लोग। और जो यहाँ से ठप्पे मिले हैं उनसे अनुमान लगाया जाता है कि जो रंगाई छपाई का व्यवसाय था वो उन्नत था इन लोगों का। आगे देखते हैं अब कृषि एवं पशुपालन। तो कृषि में कौन सी खेती करते थे ये लोग। तो गेहूं की, ज्वार की, चावल की खेती करते थे ये लोग। और कृषि उपकरणों में तांबे की कुल्हाड़ियां यहाँ से उपलब्ध हुई है। तो पशुपालन में क्या था, गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरी, मछली, कछुआ, भैंसा, मुर्गी, हिरण व सुअर का पालन करते थे ये लोग। और हाथी एवं घोड़े से ये लोग परिचित थे। आर्थिक जीवन में ताम्र उद्योग व मृदभांड उद्योग का महत्व था, लेकिन जो ये ताम्र उद्योग था और जो मृदभांड उद्योग था, ये चीजें केवल ये अपने लिए ही बनाते थे, बेचने के लिए नहीं बनाते थे। आगे देखते हैं अब ताम्र उद्योग किस प्रकार का था इन लोगों का। आहड़ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन क्या था, धातु का काम। आहड़ ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता थी, और यहाँ जो क्षेत्र था उसके निकट ही 40 खदानें प्राप्त हुई है जहाँ से तांबा निकाला जाता था। और ये लोग तांबा, लोहा, टिन धातुओं से परिचित थे, चांदी से अपरिचित थे। और आहड़ के जो निवासी थे वो तांबा गलाना जानते थे। और महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या था इन लोगों का, ऐसे तांबे को गलाना व वस्तुएं बनाना। और यहाँ से जो भट्टीनुमा चूल्हा प्राप्त हुआ है उससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे तांबा पिघलाया जाता था। आहड़ के जो निवासी थे उन्होंने सतत रूप से तांबे का कार्य किया, जिससे आहड़ को ताम्रयुगीन कौशल केंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जो आहड़वासी थे वो ताम्र धातु कर्मी थे,
और ये आहड़ की प्रमुख विशेषता भी है। और ये लोग तांबे का निष्कर्षण भी करते थे। और आहड़ के सामाजिक ढांचे की व्यवस्था ऐसी थी कि आर्थिक जीवन में व्यापार एवं वाणिज्य की कोई भूमिका दिखाई नहीं देती। अर्थात कि अपन यूँ कह सकते हैं कि आहड़ के जो निवासी थे उनकी ये जो सामाजिक ढांचा था वो इस प्रकार का था कि उससे जो अवशेष मिले हैं उससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इन लोगों का बाहर की सभ्यताओं से कोई व्यापार वाणिज्य की कोई खास भूमिका नहीं है। आगे देखते हैं अब। और यदि इन लोगों का बाहर की सभ्यताओं से कोई संपर्क था तो उसका एकमात्र कारण हो सकता है कि तांबा ही उसका कारण हो सकता है, कि तांबे की वजह से ही ये लोग बाहर की सभ्यताओं से संपर्क करते थे। और ये लोग तांबे के साथ लोहे के उपकरणों का भी प्रयोग करते थे। और यहाँ से पत्थरों के जो औजार होते हैं वो नहीं मिले, बल्कि धातु के औजार मिले हैं। और जो धातु के औजार थे वो आहड़ में ही बनते थे। और जो मर्दबांड उद्योग है वो किस प्रकार का था यहाँ पे, तो यहाँ के जो निवासी थे वो बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। और जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे वो चाक पर बने हुए होते थे। और यहाँ से उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं। और जो यहाँ से लाल व काले मृदबांड मिले हैं वो हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। ये इस प्रकार के जो बर्तन मिले हैं वो हाथ की सफाई व अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। और इन बर्तनों को सफेद रंग से केवल ज्यामितीय अलंकरणों से सज्जित किया जाता था। और जो ये मर्दबांड मिले हैं यहाँ से वो आहड़ को लाल काली मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं, या ब्लैक एंड रेड वेयर संस्कृति भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं अब। यहाँ जो बर्तनों में उल्टी तपाई विधि का प्रयोग करते थे, तो ये उल्टी तपाई विधि क्या थी कि जो काले व लाल रंग के पात्र थे उनका निचला भाग लाल व कंधे से ऊपर का व भीतर का संपूर्ण भाग काला होता था, इसे उल्टी तपाई विधि के कारण। और इस विधि को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, अपचयन की स्थिति में ज्वलन और ऑक्सीकरण की स्थिति में ज्वलन। और यहाँ से गहरे लाल रंग के मृदबांड भी प्राप्त हुए हैं जिन पर उकेरण विधि, ऊपर चिपकाई विधि तथा तराश कर अलंकरण किया जाता था। और ये पात्र थे, ये आकार प्रकार में बड़े थे और संभवतः इनमें अन्न आदि का संग्रह किया जाता था। और जो ये बड़े बर्तन मिले यहाँ से इनको गोरे या कोठे कहा जाता है, जिनमें अनाज वगैरह रखा जाता था। और यहाँ पे जो बर्तन मिले हैं इन बर्तनों पर ऊपरी पट्टी रेखा से चित्र बनाकर इन्हें ग्लेज द्वारा चमकीला बनाया जाता था। ग्लेज क्या, ग्लेज एक प्रकार का रंग होता है जो बर्तनों पर लगाकर उन्हें भट्टी में पकाया जाता है और जिससे वो रंग जम जाता है और वो ठोस चिकनी व चमकदार परत बना लेता है, उसे ही ग्लेज कहा जाता है। आगे देखते हैं अब। यहाँ से जो भोजन के बर्तन मिले हैं उन पे चित्रकारी मिली है, लेकिन जो और प्रकार के बर्तन मिले हैं वो अलग ही प्रकार के थे, उन पे चित्रकारी नहीं थी। परंतु उन बर्तनों में छोटे छोटे टुकड़ों से सजावट की हुई थी और सजावट केवल ऊपरी हिस्से में थी, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि ये जो बर्तन थे ये मकान में गाड़ने के लिए बनाते थे। और जो इनका निचला हिस्सा था वो काफी खुरदरा और रद्दी होता था। धार्मिक जीवन, तो धार्मिक जीवन कैसा था इनका, तो जो उत्खनन में सामग्री मिली है उनसे धार्मिक जीवन पर कोई विशेष प्रकाश नहीं पड़ता। मतलब ऐसी चीजें मिली है जिससे धार्मिक जीवन का कोई खास अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और जो यहाँ दीपक मिले हैं उत्खनन में उनसे अनुमान लगाया जाता है कि जो पूजा का मुख्य अनुष्ठान था वो दीपक जलाना था। मतलब ये जो पूजा पाठ करते थे तो ये दीपक ही जलाते थे ये लोग। और यहाँ से जो मातृदेवी एवं बेल की जो मिट्टी की मूर्ति मिली है उसका भी पूजा पाठ में विशेष महत्व था, इस प्रकार का अनुमान लगाया जाता है। और यहाँ से एक पत्थर के खंड पर नारी के दोनों पैर उकेरे गए हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है इसका भी धार्मिक महत्व था।
और यहाँ से पूजा पात्र भी प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं अब। मृतक संस्कार किस प्रकार के थे? तो ये शवों को गाड़ते थे और शव को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे, जो मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का प्रमाण है। और ये लोग जो शव दफनाते थे, उसका जो मुंह होता था वो उत्तर की ओर होता था, और जो पैर होते थे वो दक्षिण की ओर होते थे। मुद्रा मुद्रा किस प्रकार की प्राप्त हुई यहाँ से? तो यहाँ से 6 तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई है और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की यूनानी मुद्राएं भी यहाँ से मिली हैं। इनमें से कुछ मुद्राएं अस्पष्ट है। एक मुद्रा में एक और त्रिशूल है और दूसरी ओर अपोलो देवता का चित्र है, जिसके हाथ में तीर व पीठ पीछे तरकस है। मुद्रा पर यूनानी भाषा में कुछ लिखा है। इससे स्पष्ट होता है कि राजस्थान का व्यापार विदेशी बाजारों से था। आगे देखते हैं अब। आर्य सभ्यता की व्यापकता और विस्तार का अनुमान इससे लगाया जाता है कि जो बनास संस्कृति के लगभग 50 पुरातात्विक स्थल मिले हैं, जैसे कि आहड़ हुआ, गिलुंड, बागोर, बालाथल। इनके अलावा भी अन्य जो स्थान मिले हैं, उनका जब हम क्षेत्रफल देखते हैं, उससे जो बनास संस्कृति है उसकी व्यापकता और विस्तारिता का अनुमान लगाया जाता है। आर्य सभ्यता का संपर्क अन्य किन स्थानों से था? तो वे थे नवदा टोली, हड़प्पा, नागदा, एरन, कायथा तथा उत्तर गुजरात में कच्छ तक इस सभ्यता का संपर्क था। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि इस सभ्यता का संपर्क 4000 वर्ष पुरानी सभ्यताओं से था। इसका अनुमान किन चीज़ों से लगाया गया है कि जो आर्य से काले व लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उनके आकार, उत्पादन व कौशल की समानता इन जगहों से मिली है। इससे इस सभ्यता के संपर्क का अनुमान लगाया जाता है। आगे देखते हैं। ये बीबी लाल है। और सभ्यता का अंत व विस्तार, तो अनुमान लगाया जाता है कि इस सभ्यता का अंत प्राकृतिक प्रकोप से हुआ होगा। और जब आर्य सभ्यता का अंत हुआ था, तो इस सभ्यता के कई लोग उत्तर पूर्व में, राजस्थान के उत्तर पूर्व में, या यूं कह दो कि आहड़ गांव के उत्तर पूर्व में और दक्षिण पूर्व की ओर गए थे। या यूं मान लो कि ये आहड़ गांव है, तो इसके ये उत्तर होगा, ये पूर्व होगा, तो इस दिशा में गए हैं कुछ लोग और कुछ लोग इस दिशा में गए हैं। और इन दोनों दिशाओं में जाकर इन लोगों ने गिलुंड व भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए। बनास संस्कृति के प्रमुख स्थलों में आहड़ के साथ साथ गिलुंड, ओजियाना, बालाथल व तारावट भी है। डॉक्टर बीबी लाल के निर्देशन में खोदे गए गिलुंड तथा भगवानपुरा से मिलने वाली पुरा सामग्री से पुष्टि होती है कि जो गिलुंड और भगवानपुरा के लोग थे, वो आहड़ सभ्यता से आकर बसे थे। आहड़ संस्कृति उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कोटा के निकट बहने वाली नदियों के किनारे फली फूली थी। तो दोस्तों, ये थी आर्य सभ्यता की जानकारी। मिलते हैं अगली क्लास में आगे की सभ्यताओं के साथ। और यदि आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।